Hello student, good morning to everyone. Now start chemistry और हमने आपको कल जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मोस्ले का इक्वेशन जिसमें कि जेड निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। उसके बाद हमने आपको टीच किया था हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ऑन पॉली स्केल। पॉली स्केल पे कैसे कैलकुलेट किया जाए, दो चीजें हमने सिखाया था आपको। एक एक न्यूमेरिकल दोनों प्रॉब्लम से फिर बना लेते हैं, फिर आगे हम मॉलिक्यूल स्केल देखते हैं। तो एक एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूं दोनों पे, एक पॉली स्केल्स पे दूंगा और एक तुम्हारा वो जो अवस्थी के क्वेश्चन थे जिसपे जेड निकालना है। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो नाउ क्वेश्चन ये है हमारा मोस्ले का। मोस्ले ने जो जेड निकाला था, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का एक हमने ग्राफ बनाया था। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ हमें बना के दिया हुआ है और ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है OX। ओके, जो वाई इंटरसेप्ट है उसका वैल्यू निगेटिव -1 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2500 दिया है। जेड का वैल्यू निकालना है, थीटा आपका 45 डिग्री है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड? तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जेड। मान लो मोस्ले ने उस एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसका फ्रीक्वेंसी जो आ गया वो 2500 आ गया और OX का जो वैल्यू यहां पर -1 आ गया। तो आपको जेड का वैल्यू बताना है। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जेड? आंसर करो मेरे को, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड? हाउ टू स्टडी बताएंगे, अभी पूरा सेशन लगेगा, एक दिन पूरा टाइम अपना लेक्चर का टाइम उसी में लेके जाएंगे। अभी पहले देख लेते हैं, लेक्चर का टाइम उसी में लेके जाएंगे पूरा, एक सेशन में उसी को बताएंगे कैसे हमें पढ़ना। जो पढ़ते हो बेटर है, बट उसमें थोड़ा और सुधार करना है, बेटर से बेटर बनाना है। सॉरी, सही है सर। जेड का वैल्यू क्या होगा? जेड का वैल्यू बिल्कुल सही आया है आंसर। पहला जो आया सही संचित का आया है, उसके बाद ओमकार प्लीज टेक टुमारो। ओके, रजत 51, ओमकार 51, 49, भूषण 49 गलत है ना, प्लस इधर जाएगा तो 51 हो जाएगा ना। तो देखो क्या होगा, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ए जेड माइनस बी, ए होता है इक्वेशन। रूट अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब 2500 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 1045 इक्वल टू ए। क्यों? tan थीटा इक्वल टू स्लोप, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू स्लोप। कल इक्वेशन हमने नहीं देखा था ना। तो 45 डिग्री का मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 1, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। a का वैल्यू 1 हो गया। z का वैल्यू निकालना है। b मतलब ये y इंटरसेप्ट, b मतलब y इंटरसेप्ट, इसका वैल्यू कितना दे रखा है -1। बराबर है क्या? तो b का वैल्यू कितना है -1, यहां लिख देंगे -1। तो यहाँ b जो है वो b का वैल्यू -1 है, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, b का 1 पुट करेंगे, -1 मत पुट कर देना। तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा z -1, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा करके देख लो एक बार कि 2500 फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उल्टा करके देखते हैं। रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए के वैल्यू में क्या पुट करूं 1, इसका वैल्यू क्या पुट करूं मैं, इसका 51 पुट करूं, माइनस यहाँ 1। बराबर है क्या? तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ गया
50, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया 2500। हुआ कि नहीं हुआ? अगर 49 तुम करोगे तो 49 पे 2500 आएगा क्या फ्रीक्वेंसी? अगर मैं क्रॉस चेक करूं कि 51 जेड इक्वल टू सर 51 आएगा या 49 आएगा, तो 51 अगर 49 लिखोगे जेड इक्वल टू 49 और क्रॉस चेक करोगे कि ये फ्रीक्वेंसी 2500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो 49 में से 1 माइनस कर दोगे 48 हो जाएगा। क्या 48 का स्क्वायर 2500 आता है? नहीं, तो क्रॉस चेक गलत हो जाएगा। इसका मतलब तुम ये गलती मत कर देना कि ए जेड माइनस बी जो होता है इसमें बी का वैल्यू आप पे ऑलरेडी ये -1 यानी बी जो है वो साथ में साइन के साथ में आ रहा है, तो ये मत पुट कर देना कि b इक्वल -b है तो b के बदले हम -1 पुट कर दें, ये गलती हो जाएगा। b का जो वैल्यू ये c है, ये पूरा लाइन c है, y इक्वल टू mx प्लस c है, तो c का वैल्यू कभी भी इसके साथ कुल मिला के मोड में वैल्यू पुट करना है, मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन नहीं पुट करना है, साइन मत पुट कर देना। साइन पुट नहीं करना है तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 51, बरोबर है। तो ये जेड का वैल्यू आपका आ गया 51, ठीक है। ये अवस्थी का क्वेश्चन है और वो भी लेवल 2 का है, तो अवस्थी का लेवल 2 अच्छा खासा क्वेश्चन लेवल होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना लो, ये है आपका यहां से कट हुआ है और ये 45 डिग्री है और फ्रीक्वेंसी है 400, तो जेड क्या होगा? और ये जो वैल्यू है ओ और यहां एक्स मान लेते हैं, ओ एक्स 1 है, ओ एक्स जो है 1 है, तो मुझे बताओ जेड का वैल्यू क्या होगा? ओ एक्स का वैल्यू 1 है, 19 या 21, तो जब ये 1 है ये 45 है, तो अभी अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री होगा ना। ये 45 होगा तो ये कितना होगा? 45 होगा ना। और ये कितना है 90, ये कितना होगा? 45 होगा ना। और अभी अभी फिजिक्स में पढ़े होगे, ये एक दिया है तो ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना। मतलब निगेटिव स्लोप निगेटिव में कट है लेकिन वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? 1 निकाल लोगे ना, tan थीटा या cos थीटा जो भी वैल्यू से निकालना निकाल सकते हो, cos थीटा ले लो या tan थीटा ले लो, कुछ भी लेना है, a बाई बी बाई सी, जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हो। मैथ में फिजिक्स में पढ़ रहे हो, ये वैल्यू 1 है तो ये भी वैल्यू क्या होगा? 1 ही गिरेगा। तो 1 गिरेगा तो मतलब यहां पर हमें रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखना है? ए जेड माइनस बी, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी कितना है? 400, ये कितना हो जाएगा? 20। अब ये मत बोलना सर 400 होता है तो रूट अंडर का मतलब प्लस माइनस 20 आता है, तो यहाँ माइनस लेने से कोई फायदा नहीं, बरोबर है क्या? यहाँ माइनस नहीं चलेगा, यहाँ प्लस चलेगा। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू ये ए है tan थीटा, tan 45 इक्वल टू एम इक्वल टू ए का वैल्यू 1 गिरा, जेड निकालना है और बी का वैल्यू 1 आएगा, तो बी का वैल्यू यहाँ पर आपको केवल वैल्यू पुट करना है, साइन मत पुट कर देना। ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 21, 19 मत लिखना। सिद्धांत सर नॉट अंडरस्टैंड। ये चलो मैथ में ये 1 दिया है, 1 दिया है ना, तो ये एंगल कितना होगा? यही निकालने में प्रॉब्लम आ रहा होगा ना। ये वाला वैल्यू कैसे 1 आ गया? ये 1 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? 45, ये पढ़े ना। ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45। ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। ये 45 है तो ये कितना होगा? 90। तो ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये कितना होगा? 45 होगा ना। होगा ना 45। अब ए वैल्यू दिया है 1, इसको हटा दो। अब तुम ये सोचो 1 दिया है तो क्या तुम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या तुम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो हमें इसका वैल्यू क्या आएगा? यहां से निकाल लो, 10 से। tan इक्वल टू क्या होता है?
tan 45 इक्वल टू बी बाई ए होगा ना, या cos से भी निकाल सकते हो, जैसे cos से निकाल लो, sin से निकाल लो, या यहां से भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे, देखो मैं फिजिक्स वाला लैंग्वेज से बता रहा हूं कैसे निकाल लो। ये 45 डिग्री है, तो ये ऐसे एंगल बनाया है ना, तो देखो ये इसके ये 45 डिग्री है, ऐसे ध्यान देना। ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। अब देखो मैं फिजिक्स वाला लैंग्वेज अभी तुम कंपोनेंट पढ़े भी होगे, हालांकि इसका कंपोनेंट नहीं निकाल पाए। ये हो जाएगा x, इसको हम a मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा a cos थीटा, और ये हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा a sin थीटा। ऐसे भी निकाल, कहने का मतलब है tan थीटा से b बाई ए से निकाल दो इसका, तो 1 वैल्यू आ जाएगा, 1 पुट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस ग्राफ से तुम क्या बना सकते हो, ग्राफ से मोस्ले का क्वेश्चन बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं आता। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मोस्ले वाला हो गया। अब हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो लिखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। हालांकि हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं, लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो बुक में क्वेश्चन जब तुम्हें देगा तो क्या देगा, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अननोन एलिमेंट ए। तुम्हें ए का एलिमेंट, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन का बोल दिया, तो तुम तो चालाकी दिखाओगे। फ्लोरीन का तो हमें याद है 4 के आसपास होता है, 3.9 के आसपास होता है, आंसर टिक कर देना है। लेकिन फ्लोरीन का वो अननोन कंपाउंड का पूछ लेगा। तो लिखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, from the following data, from the following data। ठीक है, EHH 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, EFF इक्वल टू 36.6 किलो कैलोरी पर मोल। EHF इक्वल टू 134.6 किलो कैलोरी पर मोल। XH इक्वल टू 2.1। अब मुझे इस डेटा के थ्रू बताना है कि इस जो डेटा का वैल्यू दिया है इसमें आंसर कितना आएगा, फ्लोरीन का इसमें डेटा का वैल्यू कितना है। हो सकता है 3.9 ना आए, थोड़ा मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताना। सिद्धांत नॉट अंडरस्टूड, ओके। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़े। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए जो हमारा मूल्यांकन पॉली का स्केल है, वो पॉली का स्केल ये है जिसका निकालना है, और रेफरेंस पॉइंट हाइड्रोजन इक्वल टू 0.208 इंटू रूट अंडर डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा का वैल्यू जो होता है, डेल्टा निकालना आसान होता है। कैसे, तो देखो ये जो है बॉन्ड एनर्जी है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए एनर्जी है। तो हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा। तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी ये है फ्लोरीन, और फ्लोरीन को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी ये कितना है 36.6। सोच लेना, कभी बार क्वेश्चन आता भी है कि F का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि HH का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो HH का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, इसका एनर्जी क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, एनर्जी ज्यादा लग रहा है, एनर्जी कम है, तो HH का बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू FF। अब हमने तोड़ दिया तो इसका एनर्जी इतना लग रहा है, कितना हमें फ्लोरीन मिला, 2 फ्लोरीन मिला। दोनों एक ही कंटेनर में है, तो कितना फ्लोरीन बन गया, कितना HF बन गया, ये टूट जाएगा तो दोनों मिक्स हो जाएगा, बन जाएगा HF, 2 बन गया। तो हमें यहाँ जो डेटा दिया हुआ एक्चुअल डेटा है, और ये हमारा कैलकुलेटेड डेटा है। तो यहाँ कैलकुलेटेड डेटा कैसे निकालेंगे, तो इसका तोड़ने में लगा हुआ बॉन्ड
कितना लगा इसको तोड़ने में लगा हुआ बॉन्ड? तो 104 लगा, और इसको तोड़ने में कितना लगा? 36 लगा। और कितना हमें एक तोड़ने के बाद जब दोनों आपस में मिले तो 2 HF मिले, हमें 1 HF चाहिए, तो दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद हमें 1 HF चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में HF बनाने का तरीका है। HF अगर बॉन्ड बनता है तो उसमें कितना एनर्जी लग रहा है उसका एक तरीका है ये, इसीलिए हम बार बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले इसको हमने तोड़ा, इसको तोड़ा, फिर दोनों को मिक्स कर दिया एक ही कंटेनर में, तो दोनों मिक्स हो गए। तो कितना HF बना? 2 HF बना। तो ये इनको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, इनको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, दोनों ऐड कर दिए और डिवाइड कर दिए, मतलब 1 HF का हमने वैल्यू निकाल दिया। और ये एक HF का वैल्यू दिया है, मतलब ये जो है ओरिजिनल है, जो लैब में कैलकुलेट किया हुआ है, और ये हम थ्योरेटिकल जो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये HF का ही वैल्यू है, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये HF का ही वैल्यू है, हम कैलकुलेटेड वैल्यू, इसलिए डिवाइड बाय 2 हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 HF मिल रहा है। तो इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 64.2। अब डेल्टा का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो डेल्टा का वैल्यू याद रखना है कैसे निकालना है। तो डेल्टा का वैल्यू हमारे निकाल लिया, ये आ गया 64.2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके XF निकाल लेंगे, XF आ गया 33.7 पीयूष। सर कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ, नहीं, तो दूसरे प्रोसीजर है। यहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस तरीके से नहीं निकाल सकते, यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, calculate the electronegativity of carbon from the following data, from the following data, calculate the electronegativity of carbon from the following data, calculate the electronegativity of carbon from the following data, EHH मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी। अब देखो यहां भी जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है कोवैलेंट है। देखो ये ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज का हम कंपेयर करेंगे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग है। तो देखो कार्बन कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, इसमें कम देना पड़ रहा है इसको तोड़ने के लिए। और E जो है C और H का जो है वो 98.8 किलो कैलोरी है पर मोल, बराबर है क्या? और XH जो है वो 2.1 है। तो XC बताना है, जल्दी से बताओ XC क्या होगा? चलो निकालो, समझा रहा हूं। सिद्धांत बी केयरफुल यार, सेट नहीं होना है, आराम से चीजें समझना है। सौरभ सौरभ का आंसर आया है 10.9। सोचो, अरे फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है 3.7 या 8,
कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.7 या 4 से ज्यादा होता ही नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। तो कार्बन का 10 कैसे आ जाएगा? पीयूष का है 2.56, उसके बाद रुद्रा का 2.5, रजत का है 3.4 और संचित का है 2.5 और ये। चलो देखो बाकी जो है, अब ये है कि पहला बार न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लगेगा, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझो इसको, सिद्धांत इधर क्लियर करो। पहले तो तुम फॉर्मूला बेसिस पे आ जाओ। पहले कंसेप्ट क्या है क्या नहीं छोड़ो, पहले फॉर्मूला बेसिस पे आओ। जिसका निकालना है उसका तुम लिखे, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है कार्बन का, कार्बन का निकालना है तो तुम लिखोगे XC। एक रेफरेंस पॉइंट दिया होगा और नहीं दिया होगा तो हम लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट में हम किसको लेते हैं? हाइड्रोजन को। क्लियर हो गया? इक्वल टू, अगर कैलोरी किलो कैलोरी में वैल्यू है तो 0.208 लिखेंगे, लिख लोगे। अब लिखना है रूट अंडर डेल्टा। रूट अंडर क्या लिखना है? डेल्टा। अब बात है कि ये हमें मालूम है, हमें ये निकालना है और ये 2.1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, इक्वल टू 0.208 और रूट अंडर डेल्टा। अगर मैं डेल्टा का वैल्यू पुट कर दूं तो ये निकल जाएगा, यानी हमारा आधा क्वेश्चन बन चुका है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात है डेल्टा हम कैसे निकालें। तो डेल्टा निकालने का जो तरीका होता है, अब ये देखो जो सेम वाला है, अब दूसरे तरीके से समझो। जब ये है इसको हम बोलेंगे, हाइड्रोजन को A और A मान लेते हैं और इसको B और B मान लेते हैं, और ये A है और ये B है। तो डेल्टा निकालने का जो तरीका है, तो तुम A और B को ऐड करोगे तो एनर्जी ऑफ AA प्लस एनर्जी ऑफ BB डिवाइड बाई 2 करोगे। सेम वाला का A और ये वाला BB और ये हो जाएगा AB। तो ये एनर्जी ऑफ AB है, इसमें से माइनस करोगे, यही है डेल्टा। यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो एनर्जी ऑफ CH माइनस इस दोनों का एनर्जी का सम, एनर्जी ऑफ HH प्लस एनर्जी ऑफ CC डिवाइडेड बाई 2, यही है डेल्टा। एनर्जी ऑफ CH कितना है? 98.8 माइनस एनर्जी ऑफ HH कितना है? 104.2 प्लस एनर्जी ऑफ CC कितना है? 83.1 डिवाइडेड बाई 2। बरोबर है क्या? अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। तो यही है हमारा डेल्टा का वैल्यू। तो डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करो इसको, 104.2 तो क्या हो जाएगा? 104.2 प्लस 83.1 187.3, ये हो जाएगा 98.8 माइनस 187.3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 98.8 माइनस 93.65 आ जाएगा। बरोबर है क्या? तो 98.8 में से माइनस कर देंगे 93.65 को, ये हो जाएगा 5.15। ये किसका वैल्यू निकाल दिए तुम? डेल्टा का। अब डेल्टा का वैल्यू तुम उठा के चुपचाप यहाँ पुट कर दो, चुपचाप पुट करना, हाला मत करना। तो यहाँ पर 5.15 पुट कर दिया हमने। बरोबर है? तो क्वेश्चन के पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है। इसमें हमने डेल्टा निकाला है और इसमें हमने फॉर्मूला लगाया। दिस वन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस वन इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब इस पहले पार्ट में हमने फॉर्मूला दिया है और दूसरे पार्ट में डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए बताया है। अब डेल्टा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो रूट अंडर 5 का वैल्यू तुम्हें जानना पड़ेगा।
इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, रूट अंडर 5.15 का वैल्यू क्या होता है, 2.26 होता है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ ऊपर, XC माइनस 2.1 इक्वल टू 0.208 इंटू रूट अंडर 5 का वैल्यू होता है 2.26। XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC माइनस 2.1 इक्वल टू, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.208 आएगा। 208 आ गया, एक मल्टीप्लाई करोगे तो 0.472 आ रहा है, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो XC इक्वल टू 0.472 प्लस 2.1, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2.1, ये आ जाएगा 2.5, तो ये आ गया XC इक्वल टू 2.5। एग्जैक्ट यही पीरियोडिक टेबल में भी तुम मैच कराओगे तो यही आंसर आएगा, 2.57 आ रहा है, 2.57 आ रहा है। तो यही बहुत जनों ने आंसर भेजा भी है। क्या सबको समझ में आया सिद्धांत? सर इफ यू टेक 2.3 एज ए डेल्टा, ले सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू इज 2.75। समझ में आया? चलो ओके, थैंक्स टू ऑल। ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि डस्टिंग होने वाला है।